बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबना दी हेयर। डियर एस्पिरेंट, हम सीएनएस से कर रहे हैं और हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं और हम मुश्किल काम कर चुके हैं। सिंपल हम उसको पढ़ते जा रहे हैं, स्कीम को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं। अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि अभी तक आपने कितने लेक्चर लिए हैं और आपने कितने लेक्चर्स औरों से शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक ग्रुप्स में, लॉयर्स बार्स के ग्रुप्स में आपने कितने शेयर किए हैं। क्यों? क्योंकि सदका जारिया है एक तो नॉलेज, और दूसरा अगर आपको किसी बात का इल्म हो तो वो दूसरे तक पहुंचाना फ़र्ज़ है। तो कहीं आप में से कोई मेला फाइडी तो नहीं है कि ये चीज़ मेरे तक पहुंची है और मेरे तक ही रहे। अगर किसी की ऐसी सोच है तो ये फिर उसके लिए बड़ा ख़तरनाक है। लिहाजा ये भी अल्लाह ताला को राज़ी करने का एक तरीका है कि हम्बल हो जाएं। और बेशक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, बेशक एक एक नंबर का कंपटीशन है, लेकिन आप फिर भी कहें कि नहीं, सखी बने कि मेरे पास अगर नॉलेज है तो मैं शेयर करूँगा। तो मैंने देखा है समटाइम लोग अपने नोट्स भी शेयर करते हैं, लेक्चर्स भी शेयर करते हैं। प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग जो है वो जो है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बता दूं कि मेरे पास क्या-क्या मैंने चीज़ें अरेंज की हैं, आपने भी करनी है। एक मेरे पास मेरा इंडेक्स है जो मैं बार-बार जो है वो बना रहा हूँ और आपको भी कहा है अपना इंडेक्स बनाते चले जाओ, तो उसकी स्कीम आपको याद होती चली जाएगी। होप कि आप अपना इंडेक्स बना रहे हैं। उसके बाद मेरे पास उर्दू में बेर-एक्ट है, ठीक है? अगर मुझे कहीं समझ नहीं आएगी तो मैं उर्दू में बेर-एक्ट को देखूँगा। फिर उसके बाद एक वो मेन बेर-एक्ट है मेरे पास, ठीक है? और इंग्लिश में बेर-एक्ट है, ठीक है? और ये जो है वो यानी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो होप कि मुझे ज़रूरत नहीं है अब ये इंडेक्स वगैरह रिपीट करने के लिए। अच्छा जी, आज हम जो है वो सेक्शन 37 से पढ़ेंगे और चैप्टर 4 है और उसका टाइटल है फ्रीजिंग एंड 4 फीचर ऑफ एसिड्स। तो मेमोराइज करें कि चैप्टर 4 का टाइटल क्या है और वो कौन से सेक्शन से शुरू हो रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी, चाहे वो सीआरपीसी है, उसका कोई भी चैप्टर, उसका टाइटल क्या है और वो शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है, तो वो पेपर में जो पूछता है ना सेक्शन बता दो, वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि फ्रीजिंग जो है वो चैप्टर 4 में है और फ्रीजिंग जो है वो सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 44 तक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि उसने अगर सेक्शन 36 लिखा है तो आप फौरन सोचोगे कि मुझे एग्जैक्ट जवाब नहीं आता, लेकिन ये 36 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो प्रीवियस चैप्टर का था, ठीक है? यहाँ ये तो फ्रीजिंग से मुतल्लक है ही नहीं, ठीक है? तो आप रूल ऑफ एक्सक्लूजन लगा के आप उसको निकाल दोगे। फिर फर्ज करें उसने एक सेक्शन जो है वो 70 दे दिया, तो वो भी आपको पता है कि यार ये फ्रीजिंग से मुतल्लक क्वेश्चन है तो 70 हो नहीं सकता। तो अब आपकी वो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि पहले आपने 4 में से एक सिलेक्ट करना था, अब आपने 2 में से एक सिलेक्ट करना है। अब अगर आप तुक्का भी लगाएं तो आपके चांसेस हैं कि आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। फ्रीजिंग एंड 4 फीचर और फीचर्स याद करें, हमने पढ़ा था फ्रीजिंग और 4 फीचर में जो है वो डिफरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। बेसिकली फ्रीजिंग और 4 फीचर जो है ये एसिड्स के बारे में है, वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और एक वर्ड सीजर और कन्फिस्केशन है जो कि ड्रग और आर्टिकल्स के बारे में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? अब सेक्शन 37 को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आप देखें फ्रीजिंग की डेफिनेशन कहाँ दी हुई थी, वो डेफिनेशन क्लास में दी हुई थी। तो अगर फ्रीजिंग का क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेशन को भी आप जो है वो जहन में रखिएगा कि उसको किस तरह से करना है। अच्छा, चूंकि हम फ्रीजिंग को पढ़ने जा रहे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए फ्रीजिंग की डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। ये वो सेक्शन 2O आ गया है। होप के फ़ॉन्ट जो है वो वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है। मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ देता हूँ, बड़ा इजी है। फ्रीजिंग मीन्स प्रोहिबिटिंग बाय एन ऑर्डर मेड बाय स्पेशल कोर्ट।
तो अब आप मेमोराइज करते चले जाएं, जो है वो क्या कहते हैं अपने ज़हन में अंडरलाइन करते जाएं कि फ्रीजिंग का पहला इंग्रेडिएंट है प्रोहिबिशन बाय एन ऑर्डर, और ये प्रोहिबिशन क्या होगी, थ्रू ऑर्डर होगी, ठीक है, और मेड बाय स्पेशल कोर्ट, और ये ऑर्डर कौन करेगा, वो स्पेशल कोर्ट जो नारकोटिक्स के केस सुन रहा है, और एन ऑफिसर ऑथोराइज अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मीन प्रोहिबिटिंग बाय एन ऑर्डर, अच्छा जी, किस चीज़ के बारे में प्रोहिबिशन है, द ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एक से दूसरी शक्ल में चेंज नहीं कर सकते, डिस्पोजल नहीं कर सकते, यानी उसको बेच नहीं सकते, या उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, किसको, एसेट्स को, ठीक है। एंड इंक्लूड्स दी, और इसमें शामिल है होल्डिंग, कंट्रोलिंग, अज्यूमिंग कस्टडी और मैनेजिंग एनी एसेट इन पर्सनस ऑफ सच ऑर्डर, और फिर उसके अलावा उसमें ये भी शामिल है कि वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हैं उन एसेट्स के बारे में, उसको होल्ड कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, उनकी कस्टडी को कैसे मैनेज किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जब फ्रीजिंग में आएंगी तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। उसका मतलब होगा कि कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, कोई उन एसेट्स के मामलात को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, उन एसेट्स के मामलात को मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एसेट विच आर पेरिशेबल द डिस्पोजल, और अगर वो पेरिशेबल नेचर के हैं, वो जो एसेट्स हैं पेरिशेबल नेचर के हैं, तो फिर अगर उनको बेच भी दिया जाएगा तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगा, फ्रीजिंग के डेफिनेशन में आएगा। तो जज़ाकल्लाह, होप के आपको जो है वो समझ आ गई कि जो है वो फ्रीजिंग की डेफिनेशन जो है उसको किस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उसके ऊपर, सेक्शन के ऊपर। तो पहला सेक्शन है 37, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। Freezing of assets, where the special court trying an offence punishable and is satisfied that there appear reasonable ground for believing that the accused has committing an offence, it may order the freezing of the assets of accused, his relative and associate। लो जी, अब मेरी बात सुन लें। अगर मैंने ये याद करना हो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स का, तो सबसे पहले मेरे जहन में एक बात आएगी कि फ्रीजिंग कौन करेगा, फ्रीज होगा क्या, ठीक है, और वो फ्रीज होगा कैसे, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है। तो ये देखें, तो ये सब सेक्शन 1 बता रहा है कि स्पेशल कोर्ट करेगा, जो कि उसका ट्रायल कर रहा है, वो फ्रीजिंग का ऑर्डर करेगा, ठीक है। और फिर वो किस बुनियाद पे वो करेगा कि वो satisfied that there appear reasonable ground for believing that accused has committed such an offence। इसको आप जो है वो हाईलाइट कर लें कि वो ग्राउंड्स क्या होंगी जिसके ऊपर कोर्ट जो है वो फ्रीजिंग का ऑर्डर कर सकता है। सबसे पहले कौन करेगा, स्पेशल कोर्ट करेगा जो कि उस ऑफेंस का ट्राई कर रहा है, और दूसरा ये है कि किस ग्राउंड के ऊपर करेगा। तो उसका जो है वो आप लिखेंगे कि द स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड that there appear reasonable ground for believing that believing that the accused has reasonable ground for believing, इसको भी हाईलाइट कर दें, that accused has committed such an offence, कि उसने वो offence किया है। it may order the freezing of the assets of the accused, तो फिर वो जो उसके assets हैं उसके accused के, उसको कोर्ट उसके या उसके रिलेटिव के या उसके एसोसिएट के, तो कोर्ट उसको क्या करेगा, फ्रीज करने का जो है वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो अब अगली बात है कि किस किस के एसेट्स जो हैं वो फ्रीज हो सकते हैं। वो अक्यूज के भी हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स के भी हो सकते हैं, और उसके एसोसिएट के भी हो सकते हैं, और इसकी डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, मुझे एक बात याद आई कि आपको याद है मैंने आपको कहा था कि भाई वो जो डेफिनेशंस होती हैं वो किसी ना किसी सेक्शन से रिलेट करती हैं। तो आप ये देखें ज़रा, ये सिर्फ एक सब सेक्शन 1 है,
इसमें कितनी डेफिनेशंस आई हैं। स्पेशल कोर्ट की डेफिनेशन भी है कि उसने कहा है कि कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 46, ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग की डेफिनेशन हम अभी पढ़ के आए हैं, दो हो गए। उसके बाद एसेट्स की डेफिनेशन, हाँ एसेट की डेफिनेशन ये देखें, वो क्लॉज बी में था, एसेट मीन एनी प्रॉपर्टी ओन कंट्रोल आर बिलोंगिंग टू एन अक्यूज वेदर डायरेक्टली आर इन द नेम ऑफ स्पाउस या उसके स्पाउस के नाम, और रिलेटिव और एसोसिएट वेदर विद इन और विदाउट पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान में या फॉर विच दे कैन नॉट बी रीजनेबली अकाउंट, ठीक है। तो ये देखा आपने एसेट की भी जो है वो डेफिनेशन आपके सामने जो है वो आ गई है। उसके बाद तीनों की डेफिनेशन, रिलेटिव की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी, एसोसिएट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। तो मैं ये नहीं कह रहा आप पेपर में ये डेफिनेशंस भी क्वेश्चन के अंदर लिख के आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फन कि डेफिनेशंस के ऊपर कैसे ग्रिप की जा सकती है, कि जो ही सेक्शन में उनका जिक्र आए पीछे जाके उसका एक दफ़ा फिर उसको देख लें, तो वो फिर डेफिनेशंस रिपीट भी होती रहती हैं, और जब डेफिनेशंस को पढ़ते हैं तो सेक्शन रिपीट होते रहते हैं। तो यही फन है कि एक सेक्शन को दूसरे से मिला के आप उसकी स्कीम को क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम सब सेक्शन जो है वो 2 के ऊपर जो है वो जो है वो चलते हैं। अच्छा, सब सेक्शन 2 है, वो कहता है वेयर इन द opinion of the director general or an officer authorized under section 21 an offense is being or has been committed, he may freeze the assets of such accused and within 7 days of freezing shall place before the court the material on the basis which the freezing was made, and further continuation of the freezing or otherwise shall be decided by the court। अच्छा, आपको याद है हमने वहाँ फ्रीजिंग की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि फ्रीजिंग जो है वो बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या ऑथोराइज ऑफिसर। तो सब सेक्शन 1 में तो वो कोर्ट की बात करता था ना, कि कोर्ट फ्रीज का ऑर्डर कर सकता है, लेकिन आप ज़रा देखिए कि सब सेक्शन 2 में जो डायरेक्टर जनरल है या उसकी तरफ से जो वो तफ्तीशी है जो सेक्शन 21 के तहत जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो भी क्या कर सकता है कि उसका वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर जनरल और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड एन ऑफेंस इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, he may freeze the assets of such accused, वो भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो क्या करेंगे, विद इन 7 days ऑफ, ये डेज का आप बनाएं, आप अपना चार्ट बना लें, टेबल बना लें, विद इन 7 days ऑफ फ्रीजिंग शैल प्लेस बिफोर द कोर्ट द मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच, वो चीज़ें नहीं पेश करनी जो कि फ्रीज की गई हैं, बल्कि वो मटीरियल यानी वो उनका वो यानी उनकी वो फाइल जिसकी बुनियाद पे उन्होंने वो फ्रीज किया है वो उसको कोर्ट में पेश करेंगे, एंड फर्दर कंटिन्यू फ्रीजिंग अदर पर। तो अगेन 7 दिन के बाद जो फ्रीजिंग कंटिन्यू रहेगी वो किसके ऑर्डर से कंटिन्यू रहेगी, कोर्ट के ऑर्डर से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, सब सेक्शन 3 है, वो कह रहा था दैट साइड ऑफिसर शैल ट्रेस आइडेंटिफाई एंड फ्रीज द एसेट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल फॉर द पर्पज ऑफ फॉरफीचर बाय द स्पेशल कोर्ट। देखें मैंने बताया था ना, फ्रीजिंग से अगला स्टेप जो है वो फॉरफीचर है। तो जब फ्रीजिंग जो है वो फॉर द टाइम बिंग होगा, ठीक है, और जब कोर्ट ट्रायल के बाद ये यकीन कर लेगी कि ये वाकई ये जो फ्रीज एसेट्स हैं ये उससे ऑफेंसर की ही कनेक्टेड है, तो फिर स्पेशल कोर्ट उसका ऑर्डर करेगी फॉरफीचर का। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो फॉरफीचर कैसे होगा, और वो जो ऑफिसर है उसका ही जिम्मेदारी होगी वो ट्रेस आइडेंटिफाई एंड फ्रीज द एसेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो डीजी और उसने करना है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, और ट्रायल या ट्रायल के बाद जो ड्यूरिंग ट्रायल जो फ्रीजिंग होगी वो कौन करेगा, वो स्पेशल कोर्ट करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर जनरल एज द केस में ऑथराइज्ड ऑफिसर एसेट शैल विद इन 3 days, ऊपर 7 days था उसके लिए, और विद इन 3 इन्फॉर्म द अबाउट सच फ्रीजिंग एंड द स्पेशल कोर्ट शैल आफ्टर नोटिस टू द पर्सन हुज assets have been frozen by an order in writing confirm rescind or vary such freezing।
ठीक है। और ये अगर सब सेक्शन 3 के तहत जो है उसने जो है वो फ्रीजिंग की है किसने, ऑफिसर ने, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, या प्रोवाइडेड एट द केस में एनी सर शैल बी इन्फॉर्म द स्पेशल कोर्ट। अच्छा, ये जो सब सेक्शन 2 है और 3 है, दोनों में फर्क है। सब सेक्शन 2 तो ये है ना कि एक्यूज्ड ऑफेंस में इन्वॉल्व हो गया, अब उसके एसेट्स उस ऑफेंस से बने हैं या नहीं बने ये नहीं देखना, सिंपल उस एक्यूज के वो जो एसेट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 एक पावर है कि एक्यूज जो है वो, ताकि वो उसके पीछे आए या उसकी बुनियाद पे एक्यूज अरेस्ट हो जाए, ये क्या है, ये सब सेक्शन 2 है, ठीक है। लेकिन जो सब सेक्शन 3 है इसमें जो ऑफिसर है उसने जो एसेट फ्रीज किए हैं वो फॉर द पर्पज ऑफ फोर फीचर किए हैं। मैं आपको कहानी की सूरत में दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ। फ्रीजिंग जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या डीजी कर रहा है वो दो तरीके से कर रहा है। एक तो ये है कि एक्यूज पकड़ा गया है, ठीक है, और अब एक्यूज के एसेट जो हैं वो इसलिए फ्रीज करने मकसूद है ताकि वो कोर्ट के सामने पेश होवे ना, ठीक है, ताकि सामना करे वो अदालत का। तो वो तो है सब सेक्शन 2 जो कहता है कि फिर उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, और कोर्ट फिर उसका ऑर्डर करेगा। लेकिन जो सब सेक्शन 3 है वो ये है कि उसने वो एसेट्स ढूंढे हैं जो कि उसने फॉर द पर्पज ऑफ फोर फीचर जो है वो ट्रेस किए हैं। तो उस सूरत में उसने ऑफिसर ने विद इन 3 डेज कोर्ट को इन्फॉर्म करना है, कोर्ट ने मालिक को नोटिस करना है और फिर कोर्ट ने उसके बारे में ऑर्डर कर देना है कि क्या वो जो एसेट्स फॉर द पर्पज ऑफ फ्रीजिंग फोर फीचर आए हैं उसको क्या उसको कंफर्म करना है, रिसिंड करना है या उस ऑर्डर को वेरी करना है। तो होप कि आपको दोनों में जो है वो डिफरेंस जो है वो समझ आ गया। उसके बाद सेक्शन 38 है ट्रेसिंग ऑफिसर्स, ठीक है। अब ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स क्या, ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट आर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आर वेयर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट अबाउट एनी पर्सन दैट ही हैज एक्वायर्ड एसेट थ्रू इलिसिट इन्वॉल्वमेंट इन नारकोटिक विद पाकिस्तान एंड ऑफिसर एम्पावर्ड और एनी अदर सेक्शन दैट शैल प्रोसीड टू ट्रेस एंड आइडेंटिफाई सच एसेट्स, ठीक है। तो अब ट्रेसिंग के बारे में अब ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि वो एसेट्स कैसे ट्रेस होंगे जो कि उसके थ्रू बने हैं। तो सबसे पहले एक कंप्लेंट आएगी और उस कंप्लेंट की या इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे या जहाँ पे अब देखें ना, अगर ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स की वो ग्राउंड्स पूछ ले तो पहली है ऑन कंप्लेंट, दूसरी है ऑन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और तीसरा है विद रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट अबाउट एनी पर्सन दैट ही हैज एक्वायर्ड एसेट थ्रू इलिसिट इन्वॉल्वमेंट इन नारकोटिक। एक शक हो कि उसने थ्रू नारकोटिक्स जो है उसने ये एसेट्स बनाए हैं, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर हो, तो वो ऑफिसर क्या करेगा, वो उसको ट्रेस करेगा और आइडेंटिफाई करेगा उन एसेट्स को, ठीक है। सबसेक्शन 2 है ऑन रिसीट ऑफ ऑथोराइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फॉरेन कोर्ट। अब वो फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि जो बाहर की कंट्री है और हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको क्या करती है, ऑन करती है अंडर सम ट्रीटी। अच्छा जी, जब फॉरेन कोर्ट की तरफ से जो है एक इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाए दैट सिटीजन पाकिस्तान हैज बीन चार्ज फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर इन दैट एक्ट, और वो फॉरेन कोर्ट ये इंफॉर्मेशन दे कि भाई आपके सिटीजन ने, आपके शहरी ने एक जुर्म किया है नारकोटिक्स का और वो आपके कानून के मुताबिक भी एक जुर्म है, एंड ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन आर्मी भी अदर पर्सन शैल प्रोसीड टू ट्रेस एंड आइडेंटिफाई द एसेट्स ऑफ सेड पर्सन, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो पर्सन ऑथोराइज होगा वो फिर मूव करेगा एसेट्स को ट्रेस करने के लिए एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन में फ्रीज दी सेड एसेट्स को। तो मुझे अभी तक जो समझ आई है ट्रेसिंग के बारे में वो जो है अगर तो वो फॉरेन कोर्ट के ऑर्डर पे होनी है तो वो सब सेक्शन 2 में उसका लिखा हुआ है, और अगर विद इन पाकिस्तान होनी है तो वो सब सेक्शन 1 में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा,
Information about such assets shall be laid before the special court for the purpose of section 13 and 19. Section 13 and in case action under the or any other law further time in force is initiated, and in case the person who has committed the offence is outside Pakistan, before High Court for the purpose of forfeiture of assets under section 40. ठीक है, अब वो कहता है कि वो जो इंफॉर्मेशन आई है एसेट्स के बारे में, ठीक है, ट्रेस करने के बाद वो स्पेशल कोर्ट के सामने रखी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 13 एंड 19। ये क्या थी? ये पनिशमेंट्स थी, मुझे याद है, ये पनिशमेंट के लिए ये उधर जो है वो रखी जाएंगी। ये देखना सेक्शन 12 था कि कोई वो एक्वायर नहीं करेगा एसेट्स जो है ना, और सेक्शन 13 उसकी क्या बता रहा था? सजा बता रहा था। इसी तरह सेक्शन 19 क्या बता रहा था कि उसके एसेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो फोरफिट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो है वो यही बात वो कर रहा है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेशल कोर्ट के पास रखी जाएगी कि उसको सेक्शन 13 में सजा देनी है या 13 और 19 में सजा देने के लिए, ठीक है। और फिर उसके अलावा और any other law further than time in force is initiated and in case the person who has committed offence is outside Pakistan before the High Court। और अगर वो बाहर से इंफॉर्मेशन आई है और उसकी बुनियाद पे कोई कार्रवाई करनी है और वो बंदा जो है वो ऑफेंस जो है वो आउटसाइड द पाकिस्तान हुआ है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन किसके पास रखी जाएगी? हाई कोर्ट रखी जाएगी फॉर फीचर ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 40। तो वो फोर फीचर यानी फॉरेन कोर्ट की इंफॉर्मेशन पे जो फोर फीचर होगा वो स्पेशल कोर्ट किस प्रोविजन के तहत, वो किसकी अथॉरिटी होगी? हाई कोर्ट की होगी। अच्छा, आप अब हाई कोर्ट का भी एक टेबल बनाएं, मुख्तलिफ जगहों पे हाई कोर्ट का वर्ड भी जो है आना है। हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट ने आपको कंफ्यूज करना है, उसका मैंने आपको तरीकेकार बताया था, सर्च करके तो आप उसका टेबल बना लें, ठीक है। अच्छा, तो फिर वो सेक्शन 40 के तहत जो है वो फोरफीट करेगा। कौन कौन फोरफीट करेगा? हाई कोर्ट फोरफीट करेगा, ठीक है। The action reference and may include any inquiry, investigation or survey in respect of any person, premises, place, property, कन्वेंस, डॉक्यूमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और वो जो उसने ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना है ऊपर वाले सेक्शंस के तहत, तो उसमें इंक्वायरी भी शामिल है, इन्वेस्टिगेशन या सर्वे भी है किसी आदमी के बारे में, प्रिंसेस के बारे में, प्लेस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कन्वींस के बारे में, डॉक्यूमेंट के या बुक्स के बारे में। तो बच्चों सेक्शन 38 था किसके बारे में? ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स के बारे में था, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन सेक्शन 39 में फोर फीचर, ठीक है। वे द स्पेशल कन्विक्ट एंड अक्यूज अंडर सेक्शन 13, जब कोर्ट ने उसको सजा दे दी और उसको सजा दी है कम से कम कितना? फॉर मोर देन 3 years, ठीक है, और 3 साल से ज्यादा सजा दी है, तो क्या होगा? अब the director may request the said court by an applicant writing along with list of assets of the convict or as the case may be is the person holding or possessing such asset on the far forfeiture of the। तो वो जो डीजी है या ऑथोराइज ऑफिसर है, वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन मूव करेगा कि जनाब आप इसके एसेट जो हैं इनको क्या करें? फोरफीट करें। मैं आपको कहानी की सूरत में सुनाता हूँ। देखें, एक शख्स नारकोटिक्स में पकड़ा गया, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन चली, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके एसेट जो है वो ट्रेस किए गए, उनको फ्रीज कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया। उसके बाद उसका ट्रायल चला। अब ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने सेक्शन 12 के तहत होल्ड किया कि वाकई इसने ये एसेट जो हैं वो एक्वायर किए हैं थ्रू नारकोटिक्स बिजनेस, और उसको सेक्शन 13 में सजा दे दी, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 13 को मिला के पढ़ना 19 के साथ कि अब उसके वो एसेट्स फोरफीट भी होने हैं। तो सेक्शन 39 उसका प्रोसीजर बता रहा है, और वो प्रोसीजर उसका ये बता रहा है कि एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी उसी कोर्ट को कि इसके एसेट्स जो हैं उसको क्या करें? फोरफीट करें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लेकिन ये कब होगा? जब वो कन्विक्ट हो चुका होगा स्पेशल कोर्ट से।
where the special court is settled that any present in list reference and were derived and generated or obtained in contravention of section are liable to be forfeited it may order। तो फिर भी सब सेक्शन 2 कहता है अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वाकई ये नारकोटिक्स से बने हैं, ड्राइव किए गए हैं, तो वो फोरफीट कर देगा। और किसकी फेवर में फोरफीट होंगे? फेडरल गवर्नमेंट के। Provided a no order under this section shall be made without issuing a notice to show cause and providing a reason of being heard to being person affected by such order। और अलबत्ता ये फोर फीचर का ऑर्डर करने से पहले उस बंदे को सुनना ज़रूरी है जिसके वो जो एसेट्स हैं, assets हैं। Provided further that if such person fail to tender any explanation or default in making appearance before the on and pointed it, the special court may proceed to record an ex parte on the basis of evidence। और अगर वो शख्स नहीं कोर्ट के सामने आया अपने वो एसेट्स को डिफेंड करने के लिए, तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी फोर फीचर का ऑर्डर जो है वो कर देगी। वेयर एनी शेयर इन अ कंपनी और फॉर द फेडरल गवर्नमेंट इन कंपनीज और इन एनी अदर फर्दर टाइम फोर्स आर्टिकल ऑफ द कंपनी सच शेयर शैल बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ। और अगर वो जो एसेट्स हैं वो शेयर की सूरत में और वो फोरफीट करने हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि वो शेयर जो हैं वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे? फेडरल गवर्नमेंट के नाम पे कर दिए जाएंगे। तो बच्चों तो फिर ज़रा गौर कीजिएगा, हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ी है सेक्शन 37 में हमने पढ़ा था कि फ्रीजिंग होगी कैसे, और सेक्शन 38 एक्सक्लूसिव है किसके बारे में? ट्रेसिंग के बारे में। ठीक है, अगर वो ट्रेस हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो 37 के तहत क्या होंगे? फ्रीज होंगे। और फिर सेक्शन 39 जो है वो फोर फीचर के बारे में है। ठीक है, कि वो अब फोर फीट कैसे होंगे। तो 37, 38, 39, 37 फ्रीजिंग के बारे में है, 38 ट्रेसिंग के बारे में है, और 39 जो है वो, और अब हमने पढ़ना है 44 फीचर ऑफ एसेट ऑफ पर्सन कन्विक्टेड अब्रॉड। लो 39 में वो एसेट्स थे जिसमें वो बंदा पाकिस्तान में ही था, और लेकिन अब 40 में वो जो हाई कोर्ट ने करना है कन्विक्टेड बंदे के बारे में, वो सेक्शन 40 है। वो क्या कहता है? वो कहता है फोर फीचर ऑफ एसेट्स ऑफ पर्सन कन्विक्टेड अब्रॉड notwithstanding anything contained in law for timing for various citizens of Pakistan is convicted by a foreign court for an offence which is also an offence punishable. The special court may on an application made by the director or any other officer of the federal order that the assets acquired in Pakistan by such citizen shall be forfeited to the federal government। ठीक है, लेकिन जी 40 भी जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तानी सिटीज़न को बाहर के मुल्क में क्या हो गई है? सज़ा हो गई है, जो कि इस मुल्क में भी एक ऑफेंस था। तो स्पेशल कोर्ट जो है वो एक एप्लीकेशन जो है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर किसकी? फेडरल गवर्नमेंट या उसकी जो है वो क्या करेगी कि उसके एसेट जो पाकिस्तान में होंगे उसको फोरफीट कर देगी। ठीक है, अच्छा आप मेरी एक बात सुनिएगा, एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि फोर फीचर जो है वो आफ्टर कन्विक्शन होगा। ठीक है, एक बात कंफर्म है। और आफ्टर कन्विक्शन है, और उसका प्रोसीजर क्या होगा कि एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी स्पेशल कोर्ट को कि ये बंदा जो है वो जो है इसकी एसेट्स जो हैं इसको क्या किया जाए? फोरफीट किया जाए। अगर वो स्पेशल कोर्ट ने ही कन्विक्ट किया है बंदा, ठीक है, तो उस सूरत में तो उसकी जो फोर फीचर होगी वो सेक्शन 39 के तहत होगी। लेकिन अगर वो बंदा जो है वो अब्रॉड कन्विक्ट हुआ है और उसके एसेट्स इधर हैं, तो वो फिर सेक्शन 40 के तहत है। लेकिन दोनों करनी किसने है? स्पेशल कोर्ट ने। अब हम चलते हैं सब सेक्शन 2 के ऊपर। वो क्या कहता है? द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certificate of foreign judgment that such judgment has pronounced by a court of competent jury unless the contrary appear on the record, but such presumption may be dispelled by proving want of jurisdiction। ठीक है, अच्छा फिर सब सेक्शन 2 कहता है कि जब उस कोर्ट के सामने फॉरेन कोर्ट की जजमेंट आ जाएगी
तो वो अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा, अनलेस के ये कोर्ट को आके ये कहा जाए कि ये फॉरेन जजमेंट नहीं है या आपकी जुरिडिक्शन जो है वो नहीं बनती, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन इज पास बाय द फॉरेन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, लेकिन शर्त ये है कि वो जजमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट ने की हो, हैज बीन प्रोनाउंस ऑन और मेरिट पे डिसाइड हो गया, हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय, हैज नॉट बीन थ्रू फ्रॉड ना वो जजमेंट ली गई हो, हैज नॉट बीन मेड इन कंट्रवेंशन ऑफ पाकिस्तानी कानून के खिलाफ ना हो, हैज अज्यूम्ड फाइनलिटी थ्रू अपील रिवीजन और वो फाइनलिटी उसको अटैच हो रही हो, तो उस सूरत में जो स्पेशल कोर्ट है उस जजमेंट की बुनियाद पे सब सेक्शन 1 के तहत जो है वो क्या कर सकता है, फोरफिट कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑर्डर इन दिस सेक्शन शैल बी मेड विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सच सिटीजन, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, इसके बाद वो जनरल गाइडलाइंस है उसके बारे में बड़ा अहम एक लेक्चर 12 या 13 नंबर रिकॉर्ड करने लगा हूं, जिसमें मैं आप बताऊंगा कि किस तरह आपने एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है, और उसमें हम यही वाला आज वाला अपना टॉपिक जो है वो सामने रखेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर ऑर्डर शैल बी मेड विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी, अच्छा उस सिटीजन को सुने बगैर जो है वो अटैचमेंट वो नहीं किया जाएगा फोर फीचर। प्रोवाइडेड आर नॉट विथस्टैंडिंग कंटेंट, ये द फर्स्ट पार्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लीगल अकाउंट बाय एन ऑर्डर फ्रीज ऑल और एनी ऑफ द एसेट्स और रिस्ट्रेन सच सिटीजन इज दिस रिलेटिव फ्रॉम एलिनेटिंग गिफ्ट। अच्छा फिर ये है कि जब 4 फीट की एप्लीकेशन आ गई और 4 फीट की एप्लीकेशन आने के बाद वो जो एसेट्स हैं वो अभी फ्रीज नहीं हुए, तो फिर वो कोर्ट जो है वो उनको फ्रीज करने का ऑर्डर भी कर सकता है जब तक कि 4 फीट वाली एप्लीकेशन का फैसला ना हो जाए। एक्सप्लेनेशन for the purpose of the expression court mean the high court of the province where the assets are any part thereof are located, ठीक है। अच्छा जी ये जो सेक्शन है जो कि फॉरेन कोर्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे वो जो कोर्ट की डेफिनेशन दे रहा है वो कह रहा है स्पेशल कोर्ट है, यानी मुतलका हाई कोर्ट की हो रही बात जहाँ पे वो एसेट्स लाई करते हैं। देखें अगर वो जो है अगर वो एसेट्स जो हैं वो बंदा बाहर कन्विक्ट हुआ है या फॉरेन कोर्ट की जजमेंट है और उसकी रोशनी में वो होना है, वो क्या कहते हैं उसकी रोशनी में वो होनी है क्या, यानी वो 4 फीचर होना है, तो वो जो कोर्ट होगी वो मुतलका प्रोविंशनल गवर्नमेंट जो है वो होगी। अच्छा एक्सप्लेनेशन सिंपल ये बताती है कि जो एप्लीकेशन मूव करनी है ना वो आपने मतलब फॉरेन कोर्ट पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो वो उस हाई कोर्ट को देनी है जिसके प्रोविंस के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एसेट्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 14 प्रोहिबिशन ऑफ एलिनेशन ऑफ फ्रीज प्रॉपर्टी, ठीक है। Where any order under section 3740 is made for freezing of any an alienation or transfer such by any manner or mode shall still the conclusion of proceeding until such order is vacated be void, and if such estate is subsequently forfeited and such alienation or transfer it shall be deemed to be of no effect। देखें कोर्ट ने जब 4 फीचर की कार्रवाई शुरू की तो उस दौरान में वो प्रॉपर्टी आगे किसी को ट्रांसफ़र कर दी गई, तो वो जो ट्रांसफ़र होगी वो बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और उसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। एनी पर्सन हु नोइंगली एलिनेट और ट्रांसफर एनी एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर ऑफ एन ऑर्डर हैज बीन मेड under section 30 shall be guilty of an offence punishable on conviction with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or both। और जो ये जानबूझ के काम यानी प्रॉपर्टी को क्या करेगा आगे कर देगा, वो क्या कहते हैं फ्रीज प्रॉपर्टी को आगे किसी को ट्रांसफर कर देगा तो उसको सजा मिलेगी सबसेक्शन 2 के तहत और वो होगी अप टू 3 ईयर विद फाइन और विद बोथ। तो ये जो है जो सज़ा है फ्रीज प्रॉपर्टी को वो आगे एलिनेट करने की वो कहाँ पे दी हुई है, वो सेक्शन 41 में दी हुई है, ठीक है। आगे सेक्शन 42 है, वो कहता है पनिशमेंट फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन एनी पर्सन हु नोइंगली एक्वायर एनी एसेट विच हैव बीन फ्रोजन अंडर द शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर एंड विद फाइन। देखिए सेक्शन 41 था जो ट्रांसफर कर रहा है,
ठीक है, ये उसकी पनिशमेंट थी। और जो सेक्शन 42 है वो ये है कि जिसने जानबूझ के वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवाई है। तो सेक्शन 40 एंड 42 में 41 42 में आपको फ़र्क समझ आ गया ना। प्लीज़ वो जो हमारा पनिशमेंट वाला था उसको भी अपडेट करें, उसमें शायद हमने सेक्शन जो है वो 42 जो है वो नहीं लिखा। उसके बाद सेक्शन जो है वो 43 है, पावर टू टेक पोजेशन वेयर एनी एसेट इज ऑर्डर टू बी forfeited टू द फेडरल गवर्नमेंट अंडर द स्पेशल कोड में डायरेक्ट द पर्सन होल्डिंग और पोजेसिंग सच एसेट टू सरेंडर और डिलीवर इट्स पोजेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 44। अच्छा, अब वो जो 4 फीचर वाला जो ऑर्डर था, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। अब उसकी क्या शुरू होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। देखो बच्चों, सेक्शन 37 के तहत फ्रीजिंग हुई, ठीक है, और 38 है कि ट्रेसिंग के बारे में। ऑब्वियसली अगर ट्रेस हो गए तो फिर 37 के तहत क्या होगी, फ्रीजिंग हो गई। 39 के तहत क्या हो गया, उसके 4 फीट का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 40 में जो है वो ऑर्डर फॉर 4 फीचर है जब वो बंदा अब्रॉड हो, ठीक है। 39 में ये है कि वो पाकिस्तान में कन्विक्टेड हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेक्शन 41 ने उसकी सज़ा बताई अगर कोई उसको एलिनेट करे, और 42 ने सज़ा बताई अगर उसको कोई एक्वायर करे, ठीक है। अब सेक्शन 14, 39 और 40 के तहत जो 4 फीचर हुआ है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेक्शन 43 एंड 44 जो है वो बता रहा है, ठीक है। अब 40 अच्छा जी, where any asset is ordered to forfeit to the federal government, the second the special government directs the person holding up the asset to surrender deliver possession to the administration body। तो कोर्ट फेडरल, वो जो कोर्ट है वो क्या करेगी, वो जो 4 फीट हुए हैं सिर्फ उस आदमी को, उस एक्यूज को, उस बंदे को कहेंगे कि ये आप सरेंडर कर दो किसके सामने, या ये प्रॉपर्टी का कब्जा दे दो किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को, जिसको कोर्ट अपॉइंट करेगी अंडर सेक्शन 44, और या जिसको वो कोर्ट ऑथोराइज करे, ठीक है। If any person refuses or fails to comply with the direction issued under the special command requires the superintendent of the police of the district where such assets are located to provide police assistance to the administrator for surrendering possession thereof, which shall be duty of this superintendent। और अगर वो बंदा इनकारी हो तो फिर स्पेशल कोर्ट मुतलका एसपी को कह सकती है कि भाई आप मेरे एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प करो, और वो पाबंद होगा कि वो उसके साथ जाके तो वो एसेट्स उसके हवाले करवाए। सेक्शन 44 है, वो कहता है मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स फ्रोजन आर forfeited अंडर दिस एक्ट द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट एनी ऑफिसर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज एन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एसेट फ्रोजन आर forfeited अंडर दिस ऑर्डर। वेरी सिंपल है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती है कि वो जो फ्रीज या 4 फीटेड जो हैं एसेट्स उनको क्या करे, उसके बारे में अपनी ड्यूटीज फंक्शन परफॉर्म करे। द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड शैल टेक सच एक्शन सच फेडरल गवर्नमेंट में डायरेक्ट फॉर मेंटेनेंस डिस्पोजल ऑफ द व्हिच आर फ्रोजन आर forfeited टू द गवर्नमेंट। और वो एडमिनिस्ट्रेटर वो फिर जो भी उनके अहकामात हैं, ये फिर अलहदा से रूल्स बने हुए हैं जो हमने नहीं करने, उसके तहत वो फिर उस फ्रोजन प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। ये सेक्शन 44 था। बच्चों बहुत बहुत आपको जो है वो मुबारक हो, हमने एक और चैप्टर जो है वो कर लिया है। और अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज हमने जो लेक्चर पढ़ा है ना, उसको मैं अब बताने जा रहा हूँ कि सब्जेक्टिव तौर पे किस तरह से हमने खूबसूरत तरीके में उसको जो है वो हमने करना है। और लेकिन ये जो हमारा लेक्चर होगा वो जो जनरल गाइडलाइन की सीरीज़ है चैप्टर, उसका लेक्चर 12 या 13 शायद वो होगा, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।